जय हिंद सभी छात्रों को। पहले देख लेते हैं मेरा ऑन है ना। जय हिंद सभी छात्रों को, सफलता जन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 का हिंदी से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 20 दिन या 15 दिन का समय है, जिसमें से और पढ़ना बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। जो पढ़ चुके हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा बात है, उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वरना जो नहीं पढ़ चुके हैं वो इनको देख के याद करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। ठीक है, ये जेएसएससी का जितना भी एग्ज़ाम है जिसमें पेपर 2 है और जो हिंदी रखे हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के ही लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मगही जो है, मगही किस भाषा की बोली है? मगही जो है वो किस भाषा की बोली है? तो मगही है बिहारी भाषा की बोली। मगही बिहारी भाषा की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सोनी से विकसित हुई है। फिर तीसरा में है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। और इसके तहत पहला राज्य जो अलग हुआ था वो था आपका आंध्र प्रदेश। अलग मतलब बना था। पहला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट में आंसर देते जाइएगा, या अपने बगल में एक कॉपी रखिएगा, उसमें अपना आंसर लिखते जाइएगा। और अगर सही हुआ है तो सही कीजिएगा, गलत हुआ है तो गलत कीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा तैयारी किस तरीक़ा से चल रहा है, या फिर मैंने जो तैयारी किया है वो अभी किस लेवल पर पहुँचा है। क्या मैं एग्ज़ाम में बैठने के लायक हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अरे नीचे काहे नहीं आ रहा, इसको इधर कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पर आता है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो जो बघेली है इसका ये जो बोली है, ठीक है, ये आपका पूर्वी हिंदी से है। बोली के बारे में हम क्लास ले चुके हैं पहले भी, जिसको देखना है वो जाकर देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट में है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये था आपका 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, आजा भाई आजा भाई, पता नहीं मोबाइल को क्या हो जाता। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे आपका ये बीजी खेर। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 22 भाषाओं को। मैं सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करवाना होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर दीजिए, है ना, अपने कॉपी में लिख के या फिर कमेंट में। चलिए 9वां, हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहते हैं? यानी हिंदी का जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। चलिए अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? नहीं है पूछा है। तो मराठी, गुजराती, हिंदी। मराठी भी जो है भारोपीय परिवार का ही है, गुजराती भी है, और हिंदी तो है ही है। ठीक है, तो मलयालम इसका आंसर हो जाएगा। मलयालम इसका भाषा का मतलब इस परिवार का भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल अली काली में ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अगर आप छंद पढ़े हुए होंगे तो इसका आंसर आराम से दे देंगे। अगर छंद नहीं पढ़े हैं तो इसका आंसर देने में आपको मुश्किल आएगा। तो हो सके तो आप इसका छंद पढ़ लीजिए,
यानी छंद चैप्टर है हिंदी भाषा का, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए ताकि आप आंसर अच्छा से दे सकें, ठीक है। लगभग 2 क्वेश्चन छंद से रहता है, 2 क्वेश्चन रस से रहता है, 2 क्वेश्चन अलंकार से रहता है, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, आपको क्या लग रहा है, ये तो दोहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। ये जो है आपका दोहा छंद है। नेक्स्ट, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है, ये है आपका सोरठा, ठीक है, नाम नहीं सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पुजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो ये कौन सा छंद आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, ये दोहा है, सोरठा है, बरवे है या चौपाई है, तो ये चौपाई है, ठीक है। चौपाई होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है, तो ये सब आपको तब जानकारी मिलेगा जब आप छंद पढ़े हुए रहिएगा। अगर आप छंद नहीं पढ़े हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे छंद पढ़ें तो कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। 14 नंबर, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, तो ये होता है आपका अद्भुत रस, ठीक है। यानी विस्मय, विस्मय से क्या समझ में आ रहा है, कुछ अजीब, कुछ अद्भुत, है ना, तो ये जो रस होता है वो अद्भुत से होता है, ठीक है। 15 नंबर, किलिक अरे मैं नेत निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, किलिक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इस दोहा या पंक्ति को आपको सुनकर क्या लग रहा है कि कौन सा रस होगा, किस टाइप का है, ठीक है, इस तरह से पकड़ा जाता है, ये कीवर्ड होता है इसका, ये किस टाइप का पंक्ति है, किस टाइप का रस है, तो ये तत्सल रस है, ठीक है, तत्सल रस है। वीर रस में वीर वाला भावना आएगा, है ना, शांत रस में आपको शांत वाला भावना आएगा, हास रस में हंसने वाला भावना आएगा, तो ये तत्सल रस है, ठीक है। तो रस के बारे में पढ़िए, वही भावना के बारे में बताता है रस, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 4 6 इसी से आता है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया, ठीक है, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है, अगर आप हिंदी का देखिएगा तो हिंदी का ये में 1000 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये जो है श्रृंगार रस, सर्वश्रेष्ठ रस जो होता है वो श्रृंगार रस होता है, नाम से ही पता चल रहा है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी और ये 3 बेर खाती है, इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सा अलंकार है, किस टाइप का भावना आपका आ रहा है, ठीक है, तो भावना क्या आ रहा है, ये यमक अलंकार एक्चुअली में है, ठीक है, अलंकार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो ये अन्योति अलंकार है, क्लियर है। अब आते हैं वर्ण पर, ठीक है, ये पूरा सेट है, इसमें हर तरह का आपका क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है हिंदी का सिलेबस, ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, इससे अच्छा तो हमको इंग्लिश लगता है, कन्फ्यूज नहीं करता, हिंदी बहुत कन्फ्यूज करेगा, ठीक है, लगेगा ये आंसर हो रहा लेकिन हो जाएगा वो आंसर। चलिए 19 में आते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो कौन सा घोष वर्ण है बताइए, ये म जो है वो घोष वर्ण है, वर्ण में भी बहुत सारा वर्ण होता है, तो घोष वर्ण कौन सा है, म है। कौन सा अमानक वर्ण है, तो ये है आपका ये म, कौन सा अमानक वर्ण है, तो ये हो जाएगा म, ठीक है, घोष वर्ण भी क्या हो जाएगा, म, ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, अब गिनिए बैठ के, ठीक है, या फिर याद रखिए तो 52 गो है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितना है, 52 है। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यर लव तलावी स दंती स ह, सॉरी यर लव तलावी स मूर्धनी स दंती स ह, छ किसके ये में आएगा, छ छ KSH इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये है क्या, ये संयुक्त वर्ण है ना, यानी मिलकर बना है, छ छ, इसमें क और छ का भाव आता है, तो ये हो गया संयुक्त वर्ण,
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ भाई। चलो 23 के बाद 24 में आते हैं। ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? तो जो ज्ञ वर्ण है वो किस वर्ण के संयोग से बना है? ज्ञ। ज्ञ, ठीक है। तो ज और इया के संबंध से ये बनता है। तो ऑप्शन में कहा? बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ज और इया के संयोग से ये बनता है ज्ञ वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? ये कौन है? ये है आपका बेलारी, पालमपुर, विसर्ग, नहाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? तो ये विसर्ग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हीरो और उसका परिवार रहता है, हीरो और उसका परिवार रहता है, तो ये कोई कहानी का पार्ट है, ठीक है। इसमें बताना है बेलारी में। हीरो ने भोला से एक गाय को ऋण पर खरीदा। हीरो ने मतलब होरी ने भोला से एक गाय को ऋण पर खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? तो 27 का हो जाएगा सी। 80 रुपए में खरीदा था। ये आपका ये गौ वाला एक कहानी नहीं था, उसी का ये पार्ट है। होरी ने गाय को जहर, होरी की गाय को जहर किसने दिया था? जो उसका दुश्मन होगा, ठीक है। तो होरी की गाय को जहर जो है हीरा ने दिया था। नेक्स्ट, गोदान उपन्यास। इसका जल्दी वीडियो आ रहा है, इसका मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। तो होरी जो गोदान उपन्यास है का मुख्य विषय निम्न बात पर आधारित था। तो इसका किस पर आधारित था? अगर आप गोदान पढ़े होंगे तो इसके बारे में पक्का जानते होंगे। गोदान उपन्यास का मुख्य विषय निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? गोदान उपन्यास हम कल या परसों में डाल देंगे, ठीक है, जरूर देखिएगा। 3 उपन्यास है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाएगा। एक राग दरबारी और एक गोदान, अरे सॉरी, हाँ गोदान, और एक आपका वो, ठीक है, क्या नाम है उसका, अरे नाम मैं भूल गया, लेकिन पढ़े अभी, ठीक है। तो 3 गो उपन्यास आपको पढ़ना है जो एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें से गोदान एक मुख्य उपन्यास है। इसको लिखा था एक्चुअली प्रेमचंद ने, है ना। और ये क्या बताता है, किस किस विषय पर आधारित था गोदान उपन्यास, ठीक है। तो ये भारतीय किसान पर आधारित था। गोदान उपन्यास जो है भारतीय किसान पर आधारित था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, भारतीय किसान पर आधारित था। 30वां नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा हुआ है? तो प्रेमचंद ने जो गोदान लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? तो हिंदी में ही लिखा था, तभी तो हिंदी का सब्जेक्ट में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। 31 नंबर, नामवल सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नामवल सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो नामवल सिंह जो था अधिकांश वो क्या लिखा है? वो लिखा है आलोचना, ठीक है। ये आलोचनात्मक कवि या लेखक था, है ना। नामवर सिंह ने अधिकांशतम ये आलोचना ही लिखा है। कबीर के अनुसार सदगुरु के हाथ में क्या दिया गया? कबीर के अनुसार सदगुरु के हाथ में क्या दिया गया था? ज्ञान का दीपक दिया गया था ना, तो ज्ञान का दीपक दिया गया। कबीर के अनुसार सदगुरु कैसे प्राप्त होता है? कबीर के अनुसार जो है सदगुरु वो कैसे प्राप्त होता है? तो वो होता है आपका ज्ञान से ही प्राप्त होगा। 33 का ये हो जाएगा ज्ञान से, ज्ञान प्रकाशित होने पर, ठीक है। कबीर दास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? तो किस प्रकार की आंधी, जब बात ज्ञान का हो रहा तो क्या हो जाएगा? ज्ञान की आंधी की आने की बात की है। कबीर दास ने ज्ञान की आंधी आने की बात कही थी, ठीक है। 35, भक्ति काल के किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्ति कवि माने जाते थे? ठीक है, तो भक्ति काल के किस धारा के कवि जो है वो भक्ति कवि माने जाते थे? तो ये हो जाएगा आपका ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के जो कवि थे वो भक्ति काल के कवि माने जाते थे। 36, रामानंद ने 12 शिष्यों में महिला शिष्या कितनी थी? रामानंद की 12 शिष्यों में महिला शिष्या कौन थी? ये थी पद्मावती, नहीं थी, कब का कहानी है, ठीक है। तो ये सुरसुरी थी। कबीर दास जिन्होंने
छग में कबीर पंथी चलाया, क्या है? कबीर दास के शिष्य जिन्होंने छग में कबीर पंथी चलाया, वो क्या था? वो था धर्मदास था। ये जो धर्मदास है ना, इसी ने छग में कबीर पंथ को चलाया था। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर में आते हैं। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो ये है आपका बी का रचना, मतलब क्षेमेंद्र का रचना है। देखिए सुनने से भी बहुत सारा चीज याद होता है, तब आराम से इसको सुनिए, है ना। अगर पहले नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर इसका 10 सेट भी कर लीजिएगा ना, ऐसे कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 10 सेट 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन हम करवाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए इसको, हम करवा देंगे। ठीक है, तो औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की। आपका सारा लगभग सिलेबस इसी में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, है ना। चलिए 39, प्रयाण रस की प्रतिस्थापना किसने किया था? प्रयाण जो रस है इसकी प्रतिस्थापना किसने किया था? ये किया था हमारे रुद्रट ने किया था। निम्न में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या को 9 नहीं माना है? ठीक है, जब आप रस पढ़िएगा तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। ठीक है, रस की संख्या 9 नहीं माना है। एक्चुअली में रस की संख्या 9 है, लेकिन अलग अलग विद्वान आके अलग अलग बात बोलता है, लेकिन एक्चुअल में 9 ही है। ठीक है, तो 40 का हो जाएगा आपका रुद्रट। ये रुद्रट जो है वो रसों की संख्या को 9 नहीं माना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को आरोही क्रम में सजाना है, तो इसके लिए आपको सबका डेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले झरना आया था, आंसू आया, लहर आया, कामायनी आया, तो इसका 41C हो जाएगा। ठीक है, 42 का मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सिंगम द फ्रायड। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है T.S. इलियट और रिचर्ड सेन। ठीक है, आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट 44 नंबर। ध्रुवा स्वामिनी नाटक की आत्मा है, क्या इसकी आत्मा है? ठीक है, इसके लिए आपको ध्रुवा स्वामिनी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर चाहिए मेरे द्वारा तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। 44 का आपका हो जाएगा ए, भारतीय नाटक की आत्मा है ध्रुवा स्वामिनी। ध्रुवा स्वामिनी नाटक संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? तो किसी एक वंश का इसमें पूरा व्याख्यान किया गया है, तो वो किया गया है आपका गुप्त वंश से, है ना। यहाँ पर एक महिला रहती है, इसी से व्याख्यान। महुधा कहानी, मधुआ कहानी के पात्र हैं निम्नलिखित में से कौन पात्र है? बताइए, अगर महुधा कहानी आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो महुधा कहानी के जो पात्र हैं वो ठाकुर सरदार सिंह है। ठीक है, महुधा जो कहानी है वो ठाकुर सरदार सिंह है। महुधा कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, तो महुधा कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। महुधा कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। देखिए इसमें हम कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर सकते, अगर डिस्कशन करेंगे ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन क्योंकि करना है, 1-2 गो क्वेश्चन रहता है, 10 गो क्वेश्चन रहता है, 20-25 गो रहता है, तो हम खुद लंबा ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये आपको सुनना है, ये सेट है। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो इसका आंसर दीजिए, नहीं पढ़ रखे हैं तो इसको सुनिए। ठीक है, और हो सके तो वन लाइनर अपने से लिख सकते हैं क्वेश्चन, आपकी मर्जी। ठीक है, बाकी आप सुनिए, इसको 2 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर में आते हैं। किस छंद में पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं? तो ये किस छंद में है? ये है आपका दोहा छंद में। ठीक है, 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे छंद में 11-11 मात्राएं होती है। 49 नंबर में आते हैं। अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? तो अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? तो ये है आपका दोहा छंद है। ठीक है, तो ये है आपका दोहा छंद। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन है? हाँ, अभी हम जो भूल रहे थे ना 3 गो उपन्यास के नाम में से, तो यही दूसरा उपन्यास है मैला आंचल।
ठीक है। राजपूत टोली के मुखिया कौन है, तो वो आपको हो जाएंगे जो राजपूत होंगे, ठाकुर रामकृपाल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, नामे से पता चल रहा है राजपूत कौन है इसमें से, तो ये है ठाकुर रामकृपाल सिंह। ठीक है। खिलावन यादव, ये है आपका यादव टोला के। विश्वनाथ कौन है, ये आपका ये मलिक है। मलिक मतलब आपका कौन टोला था भाई, मलिक मलिक कौन सी जाति होता है, आप बता देंगे। ठीक है, तो विश्वनाथ भी है कुछ, ये सब कहानी है। बालदेव भी महिला आंचल का एक पात्र ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा डिस्कस करेंगे दिन बीत जाएगा। 51, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचान लिया जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है, तो मैला आंचल में यह कथन जो है वो महंत सेवादास का है। महंत सेवादास कौन रहता है, वो मठ जो आपका जो मठ रहता है उसमें सेवादास ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 51 के बाद आएगा 52, 52, मेरीगंज का ये कहानी है मैला आंचल। इसी के बारे में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में डिस्कस कर पाए। हट जा, रुक जा भाई रुक जा। ठीक है, चलिए 52 नंबर, मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था, वहाँ क्या नहीं होता था। ठीक है, मुख्य पैदावार इनमें से कौन नहीं था, अगर आप मैला आंचल पढ़े हैं तो बता दीजिएगा। वहाँ पर गेहूँ नहीं था। ठीक है, खेसारी तो खूब होता था, धान भी खूब होता था, पाट भी होता था, लेकिन वहाँ गेहूँ जो है वहाँ का मुख्य पैदावार नहीं था। एक्चुअली में ये बिहार का पटना का कहानी है। ये राग दरबारी उपन्यास के किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने के लिए प्रचार किया गया है। ठीक है, तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसमें किस बीमारी से बचाव के लिए सतर्क रहने का प्रचार किया गया है, तो ये है आपका ये मलेरिया। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास में राजनीति के सबसे समझदार व्यक्ति किसे कहा गया है। राजनीति के सबसे समझदार व्यक्ति देखा जाए तो वैद्य जी को भी कहा जा सकता है, लेकिन वैद्य जी तो दोगला आदमी थे। ठीक है, रंगनाथ कौन था, हीरो था या इसका। रूपन जी कौन था, वैद्य जी का बेटा था, रंगनाथ का मामा था। तो सबसे समझदार व्यक्ति का बात कर रहा है, तो इसमें हम किसको मानेंगे, एक्चुअली में वैद्य जी को ही मानेंगे। भले ही वो दोगला व्यक्ति थे लेकिन राजनीति में उनके आगे कोई नहीं था। ठीक है, दोगला शब्द का प्रयोग किया गया उपन्यास में, ये मेरा शब्द नहीं है। ठीक है, गाली उली नहीं दे रहे हैं। चलिए 55 नंबर, राग दरबारी उपन्यास का मुख्य पात्र कौन था, तो रंगनाथ था, बता दिए थे, अपने मामा के घर यानी वैद्य जी के घर गया था। ठीक है, रूपन बाबू इसका चचे ममेरा भाई था, बद्री पहलवान भी इसका ममेरा भाई था। चलिए 56 नंबर, राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था, ये तो सत्य है, ये सही है। मतलब इसमें ग्रामीण जीवन की समीक्षा की गई है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए तो हो गया, यानी 1 और 2, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 57, महुधा कहानी में राम जी कौन है, महुधा कहानी में राम जी कौन है। ठीक है, तो ये शराबी का मित्र है। महुधा कहानी पढ़िए, मस्त कहानी है। वो हिंदी फिल्म आपको याद आ जाएगा गोविंदा का, लगभग उसी टाइप का कहानी है इसमें। ठीक है, एक गूंगा बच्चा रहता है और एक शराबी रहता है, तो इसको पढ़िए, मस्त कहानी है, मज़ा आएगा। ये सब कहानी पढ़ने में आपको बोरिंग नहीं लगेगा। हाँ, उपन्यास पढ़िएगा तो नींद आ जाएगा, उपन्यास लंबा होता है, कहानी छोटा होता है। तो 57 नंबर का क्या हो जाएगा, महुधा कौन है भाई, सॉरी राम जी कौन है, ये शराबी का मित्र है। प्रयोग की नज़र में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है, सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका समानार्थक शब्द। ठीक है, तो 58 का हो गया बी। ठाकुर का कुआं में किसने गलेरिया का भेड़ मारकर खा गया, कौन खा गया था, तो ये खा गया था आपका ठाकुर, गलेरिया का भेड़ मारकर खा गया था। ठीक है, अब आते हैं 60 नंबर, ठाकुर का कुआं कहानी की प्रमुख पात्र जो गंगी थी, गंगी, अरे बड़ा इसको छोटा किया जाए, गंगी प्रमुख पात्र गंगी का
चरित्र है, चरित्र होगा, ठीक है। तो 60 का आपका हो जाएगा। कैसा चरित्र है? गरीब खानदान की स्त्री है, जोखू की पत्नी है, एक साहसी स्त्री है। सब हो जाएगा। साहसी है तभी तो चल गई थी ठाकुर का कुआं में पानी भरने के लिए छुप छुपा के, ठीक है। 61 नंबर। देखिए ये सब कहानी से ये भी सीख मिलता है ना, लोगों का कैसा उस टाइम ये रहा होगा। जैसे छोटी जात की थी, तो छोटी जात की थी तो इसका कुआं में क्या है ना, कोई जानवर मर गया था और इसका पति बीमार था, यानी जोखू बीमार था। अब बीमार था तो इन लोग को ये नहीं पता था कि गर्म हम पानी को अगर खौला देते हैं तो वो पानी सही हो जाएगा। अब पानी तो कहीं है नहीं, तो रात को चल गई छुप छुपा के ठाकुर के कुएं में, और पानी भी नहीं ला पाई, है ना, बवाल भी हुआ। तो ये सब कहानी, अगर ये चीज़ पता रहता, जानकारी का अभाव, एजुकेशन का अभाव, ये जो है ना इंसान को गरीबी और क्या कहते हैं अस्पृश्यता की ओर ले जाता है, ठीक है। चलिए 61 नंबर, ज़्यादा भाषण देंगे तो लंबा चला जाएगा। 61 नंबर में आते हैं, ठाकुर का कुआं की कहानी की कौन सा पात्र बीमार था? अभी बताएं, है ना, जोखू बीमार था और जोखू की पत्नी गई थी पानी लाने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 61 का बी, ठीक है। अरे इसको कह ले आए। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? छायावादी है, मनोवैज्ञानिक है, यथार्थवादी है, मार्क्सवादी है? तो कैसा है? मार्क्सवादी तो कोई एंगल से तो लगता नहीं है, मनोवैज्ञानिक ये कहानी है, ठीक है। नीलम देश की जो राजकन्या है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रफ्तार को बढ़ाया जाए। 63 नंबर, नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने राजकुमार को जेल में डाला गया था? तो केगो राजकुमार को जेल में डाला गया था, एगो राजकुमार को जेल में डाला गया था। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसके मन का विश्लेषण किया गया था? पुरुष के मन के, स्त्री के मन को, किन्नरों के मन को, ठीक है। तो ये किया गया था, स्त्री के मन को विश्लेषण किया गया था। अभी बताया ना ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो स्त्री के मन को विश्लेषण किया गया था। परिंदे कहानी के अनुसार छात्रावास के नौकर का क्या नाम था? जो छात्रावास का नौकर है उसका क्या नाम था? तो परिंदे कहानी के अनुसार छात्रावास का नौकर का नाम था कमरुद्दीन, ठीक है। परिंदे भी अच्छा कहानी है, पढ़िएगा तो बोरिंग नहीं लगेगा, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरे द्वारा भी करवाया जाएगा। कुछ कुछ कहानी हम बता चुके हैं, कुछ कुछ कहानी को हम ऑनलाइन बताए हैं, कुछ कुछ को ऑफलाइन बताए हैं, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारा कहानी हम बता चुके हैं, ऑफलाइन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम, पहला तो गांव देहात में रहते हैं। 66, परिंदे कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो परिंदे जो कहानी है इसमें किसकी अभिव्यक्ति हुई है? व्यक्तिगत मन की स्थिति की अभिव्यक्ति हुई। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? देखो पात्र गिनने के लिए बोल रहा, ठीक है। कई गो पात्र है लेकिन मुख्य 7 गो पात्र था। दिल्ली में एक मौत किस प्रकार की कहानी है? व्यंग प्रधान, करुणा प्रधान या दोनों? तो 68 का क्या हो जाएगा? दोनों। व्यंग प्रधान भी है, करुणा प्रधान भी है ना। इसमें वो मर्डर का मिस्ट्री रहता है, उसको सुलझाना रहता है। चलिए 69, दिल्ली में एक मौत की कहानी में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? ग्राम्य, नगरीय, देहात या उपरोक्त सभी? तो दिल्ली क्या है बताओ? दिल्ली गांव है कि शहर है? शहर है, तो नगरीय वातावरण का चर्चा किया गया है, ठीक है। ये सब नॉर्मल सा बात है, दिल्ली से ही समझ जाना चाहिए कि नगरीय व्यवस्था होगा। दिल्ली में एक मौत कहानी में सबके पीछे 7वां आदमी कौन था? मतलब कौन है? दिल्ली के एक मौत की कहानी में सबके पीछे पीछे 7वां आदमी कौन है? तो ये है हमारे कौन है भाई? लेखक। लेखक को कैसे भूल सकते हैं? 7वां आदमी लेखक था, मतलब मारने वाला मैं नहीं। 71, वापसी किस प्रकार की दिया है? वापसी किस प्रकार की दिया है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, कविता? उपन्यास तो नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका कहानी, वापसी जो है कहानी। चलिए नेक्स्ट 72 में आते हैं। वापसी कहानी के पात्र गजाधर बाबू रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे। किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो ये रानीपुर में थे एक्चुअली में कार्यरत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वापसी कहानी के लेखक कौन है? तो वापसी कहानी के लेखक आपका
प्रियावंदा है। वापसी कहानी के लेखक प्रियावंदा है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? ठीक है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बाबू। तो ये 6 अंक है, हमको भी नहीं पता था, आज पता चला है। अंक कौन गिनता है? ठीक है, तो सेट लगाने से कम ये चीज़ पता होता है। मान लीजिए आप उसको पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद भी बहुत सारा चीज़ अधूरा रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप कोई एग्जाम दिए हैं तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, और सेट प्रैक्टिस हम करवा दे रहे हैं। हिंदी का पेपर 3 का भी सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। चलिए 75, भारत दुर्दशा नाटक में अमूर्त पात्र कौन सा है? ठीक है, भारत जो दुर्दशा है इस नाटक में अमूर्त यानी अमूर्त पात्र कौन सा है? तो यह है आपका आलस्य, मदिरा, अंधकार, तीनों है, तीनों अमूर्त पात्र है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने पात्रों की संख्या है? तो ये है आपका 19 पात्र है पूरा। भारत दुर्दशा नाटक में कुल 19 पात्र है। भारत दुर्दशा में भारत दुर्दशा में भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो किसकी याद आती है? ये हम लोग को दुर्योधन की याद आती है इसको देखकर। ठीक है, महाभारत का पात्र है ना। तो भारत दुर्दशा में भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन का याद आता है कि हालत मेरा दुर्योधन जैसा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? भारतेंदु एक लेखक है, इसकी साहित्यिक भाषा खड़ी बोली है। ठीक है, नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो ये होता है आपका दूसरे में। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा का उल्लेख है? ठीक है, किसमें है उल्लेख? तो यह है आपका हटाओ ऑप्शन को, तीसरा में है। ठीक है, टिक मार दे कि छोड़ दे, चलो तीसरा में है, देख लेना। 81 नंबर, अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, अनिल का पर्यायवाची पवन होता है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? भाव, विचार या द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? किसी वस्तु, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका संज्ञा। ठीक है, पढ़े होंगे, बचपन से पढ़े हैं, हमको नहीं लगता कोई गलत करेगा इसमें। चलिए 83 में आते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कैसे होते हैं पढ़ लीजिएगा, इसको हम बताएंगे, आराम से डिस्कस करेंगे डिटेल में। अस्तित्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? अस्तित्व से क्या समझ में आ रहा है? क्या जाति समझ में आ रहा है? क्या व्यक्तिवाचक समझ में आ रहा है? क्या भाव समझ में आ रहा है? क्या द्रव्यवाचक समझ में आ रहा है? अगर स्त्री बोलता तो जातिवाचक 100% कन्फर्म थे, लेकिन यहाँ पर डाल दिया अस्तित्व, यानी भाव का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें से कौन अपदान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान के लिए, ये सब था ना। तो ये ट्रिक था, ऐसे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ये काम आता नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना ही अच्छा रहता है। तो 85 का आपका सी हो गया। ये ट्रिकवा जल्दी नहीं काम आता है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो एक बार अच्छा से इसको देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% ही आता है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है, मतलब क्या विशेषता है? तो ये पाश्विक। ठीक है, पशु शब्द का जो विशेषण है वो पाश्विक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में से कौन सा जो है वो शब्द विशेषण अपना शब्द विशेषण है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? शब्द का विशेषण बता रहा है, तो क्या बता रहा है बोलो? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। ठीक है, तो ये बता रहा फुफेरा, शब्द का विशेषता बता रहा, यानी जो मेरा ये जो है वो मेरा फुफेरा भाई है या फुफेरा बहन है, जो भी है। 88 का, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। विशेषण यानी किसी शब्द का विशेषता बताता। तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा मैं अभी आ जाऊँ
आ जाए, तो कौन बता रहा है आपका इस वाक्य का विशेषता? यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 88 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही जो है वो किस क्रिया का प्रकार है? ठीक है, तो ये जो है आपका अकर्मक क्रिया का प्रकार है। ठीक है, ये जो है अकर्मक क्रिया का प्रकार है। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, गरीबों को लगा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो बताइए कौन सा ये है? तो ये है आपका कर्म अलंकार, मतलब कर्म कारक। ठीक है, 91, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? लेखकों का जन्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, लेखकों को कौन सा पुरस्कार मिला है, बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा 23 सितंबर 1908। जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, 1908 में देख लीजिएगा क्या है, 1907 में आपका इसका गरम दल नरम दल वाला हुआ था। 92 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, अभी वो पूछ लिया। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो बिहार के थे, बेगूसराय के। ठीक है, सिमरिया बेगूसराय के थे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन और बचा है। आ गया भाई, 93 के बाद 97, अच्छा 93 के बाद 94 आएगा ना, हम लोग जो दिमाग है ना। ठीक है, यहाँ आंसर भी हम यहाँ दे दिए हैं ताकि इस पीडीएफ को हम दे सकें आप लोगों को, है ना। जिसको पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा पीडीएफ, यहाँ छपा देते हैं ना तो चीटिंग हो जाएगा। चलिए, 94, किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है? एकदम सही बात है। ठीक है, पुरुष अगर नारी का गुण लेता है ना तब वह देवता बन जाता है, और नारी जब पुरुष का गुण लेती है ना तब वह राक्षस बन जाती है। ठीक है, ये दिनकर महोदय हैं हमारे, उन्होंने, दिनकर किस युग के कवि थे? जो दिनकर थे वो हमारे छाया वादोत्तर युग के कवि थे, तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। 96 नंबर, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक का मतलब होता है जिस क्षेत्र में है उसकी का भाषा, उसी के बारे में, तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र से संबंधित है, तो 96 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा ना, 97, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है बताइए? काफी आसान क्वेश्चन है ये, कबीरदास है भक्ति कवि के। नेक्स्ट, 98 नंबर, बंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और वो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, काफी फेमस पंक्ति है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने ही इस पंक्ति का रचना किए थे। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ में जावे वीर अनेक। तो ये किसका कथन था? ये था हमारे माखन लाल चतुर्वेदी, ये पंक्ति इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हमारे पुष्पदंत है। ठीक है, ये हो गया हमारा 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और मेरा भाषा आसान ही रहा होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय श्री राम।